व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से विशेष अवसर एवं उत्सव मनाने का मौका मिलता है। और ये एक चक्र के साथ चलता है। पारिवारिक जीवन में भी देखें, व्यक्तिगत रूप से भी देखें और सामाजिक रूप से भी देखें, तो ये क्रमानुसार चलने वाली क्रिया है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे घर में एक परिवार में छोटे बच्चे होते हैं तो एक खुशी का मौका आता है, पर जो जब 2 साल का हो जाता है तो उसके लिए चिंता करना शुरू कर देते हैं, उसके विद्या शिक्षा के लिए कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है। और जैसे जैसे अवधि बढ़ती है, कार्य योजना बढ़ती चली जाती है, फिर शिक्षा का विभिन्न आयामों को छूते हुए उनके विवाह के अवसर पर खुशी का मौका हमें देखने को मिलता है। अमूमन हम ये सोचते हैं जैसे हमारे या आपके या किसी के भी विवाह का 25 साल पूरा होता है तो हम उत्सव मनाते हैं, बेटा बड़ा हो गया तो फिर हम शादी के लिए उत्सव मनाते हैं, और फिर वो चक्र चलता है। फिर उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी शिक्षा, उनके भविष्य के बारे में फिर परिवार ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली होते चले। ये एक चक्र पारिवारिक जीवन, सामाजिक प्राणी का। आज जब उस दृष्टि से कुछ चीजों को ध्यान में रख करके सोचते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा अवसर है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो माता पिता के 75वें वर्ष मना रहे हैं या 50 साल विवाह का मना रहे हैं। यह एक नया उत्साह, नई ऊर्जा और नई संचेतना देता है। नए प्रकार से बदलते हुए परिवेश में 50 साल पहले की वास्तविकता और आज की वास्तविकता में काफी अंतर होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हम उसे फिर नई दृष्टि देते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी दृष्टि से मैं समझता हूं कि बहुत कम ऐसा आयोजन इसके पहले कभी हुआ होगा इस तरीके से दलीय आधार पर या संगठनों के या बौद्धिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के साथ मिलकर के इस तरह की चर्चा करें कि हम बजट में चर्चा करें, आपके साथ साझा करें, आपके साथ शेयर करें, क्योंकि यह हमें एक नया ऊर्जा, नए तरीके से दृष्टि देता है। क्योंकि हम भावी पीढ़ी के बारे में सोचते हमेशा, चाहे वो बच्चे हो या परिवार में कोई अन्य सदस्य हो, हम इसी तरीके से कर्मवार सोचने का एक सामाजिक प्राणी का दायित्व। इन सारे चीजों को व्यवस्थित रूप से हम जब देखते हैं, भारत के उन बातों को जब हम जो हमारी जीवन पद्धति के साथ, सामाजिक पद्धति के साथ जुड़ी हुई है, तो एक विराट परिवार, एक भारत का परिवार, भारत एक जन है, उस दृष्टि से सोचने का। हमारे पूर्वजों ने आजादी के समय शायद ऐसे कई बार कई चीजों को कई तरीके से सोच करके संघर्ष किया, लड़ाई किया, बलिदान दिया। उन्होंने चिंता नहीं की इस बात की कि हमारा क्या होगा, उन्होंने चिंता की हमारा भविष्य का क्या होगा। हमारे भविष्य की चिंता किस में छुपा हुआ है, हमारा राष्ट्र के भविष्य किस में छुपा हुआ है, वह भी हमारे इस देश के परिवार के साथ जुड़ा हुआ। इसलिए ये जो अवसर है, ये सब अवसर सिर्फ ये नहीं है कि हम एक लेखा जोखा के बारे में आंकड़ों की बात कर रहे हैं।
ये हमें एक नई दृष्टि और नई ऊर्जा, नए तरीके से चीजों को रेखांकित करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा, और हर किसी को भागीदार बनाते हुए हम कैसे करें। हम सीमित क्षेत्रों में सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर वो किस तरीके से, जैसे अपने परिवार की हम बहुत अच्छी चिंता करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सामूहिक रूप से हम कितना चिंता कर पाते। हम एक विराट दृष्टि के साथ कि भारत ही पूरा एक परिवार है, उस दृष्टि से हम कैसे चिंता करते हैं। और मैं समझता हूं कि यह पहली बार हुआ है जब इस तरह की दृष्टि को लेकर हम बजट में चर्चा करते हुए साझा करने का और उसके माध्यम से सबको सहभागी बनाने का, जिसका सूत्र माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह पूरा देश का प्रयास होना चाहिए। यह देश मात्र भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है। इसके पहले के दिनों में हमने क्या गलती, क्या क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया, इसका मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए ऐसा। लेकिन उन आलोचनाओं के भंवरजल में फंसने के बजाय नया रास्ता ढूंढ करके आगे बढ़ने का संकल्प ही भारत का निर्माण और हर व्यक्ति का निर्माण है। उस संकल्प को दोहराते हुए हम कैसे आने वाले दिनों में आगे बढ़ सकते हैं, इस चर्चा का मूल उद्देश्य यही है कि हम हर व्यक्ति को, हर परिवार को पार्ट ऑफ इकोनॉमी बनाए। हमने बहुत सारी चर्चा किया है, बहुत सारा इस तरह का विषय की प्रस्तुति भी की है, लेकिन उसमें अधिकांश समय में क्या हुआ है कि सरकारें बहुत कुछ करती है और जनता कुछ नहीं करती है। या हमने क्या सोचा, इस देश में लंबे कालखंड के अनुभव हमें यह बताते हैं कि देश की बड़ी आबादी हमारी लायबिलिटी है, लेकिन इस सरकार में हम इस उम्मीद, भरोसा, विश्वास और अपने लोगों पर, अपने क्षमता पर हमें विश्वास है कि हमारे देश की जनता पार्ट ऑफ इकोनॉमी है। हमारी जनता हर क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करती है और सहभागिता करती है। इस दृष्टि से हम कैसे और सहजता के साथ इन सारे चीजों को सुनिश्चित करें, जिससे हमें यह लगे कि हम देश के लोग स्वयं सरकार चला रहे हैं। दलीय आधार पर एक सरकार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन यह सरकार देश की सरकार है, देश की जन की सरकार है। प्रत्येक नागरिकों को यह महसूस करते हुए भविष्य के लिए एक ऐसे चीजों में क्या हो सकता है उसका सुझाव, और एक हमारा क्या दायित्व है उस दृष्टि से हमारा कार्य, ये दोनों बातों में सोचते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा भविष्य को हम और बेहतर कम समय में बना सकते। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने इस अमृत महोत्सव को 75वां वर्षगांठ को न केवल हम इस उत्सव के रूप में बनाए कि हमें एक अवसर मिला है कि हम 75वां वर्ष मनाएं, बल्कि हम इस रूप में मनाएं कि हमारे सामने ये लक्ष्य रहे कि 100 साल पूरा जब होगा तो भारत किस तरीके से दुनिया में प्रतिबिंब होगा। जिस बच्चे की आयु 1 वर्ष है, 25 साल बाद वो किस अवस्था में होना चाहिए, देश का मानव संसाधन कैसे तैयार होना चाहिए, देश का ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन कैपिटल हम कैसे बनाएं। इस दृष्टि से हम, क्योंकि परिवार के बारे में जब हम सोचते हैं, समाज के बारे में जब हम सोचते हैं, क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मूल में यह अवधारणा सही ढंग से इस रूप में होना अनिवार्य है कि हमारा परिवेश उस तरह का
बौद्धिक दृष्टि से मजबूत हो। हम साइलोज में सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ना चाहिए, हमारा परिवार अच्छा होना चाहिए, ये एक सोच अच्छी है, लेकिन इस सोच में और अधिक मिठास किया जा सकता है जब देश समस्या से मुक्त हो, जब देश समस्याओं से मुक्त होकर अपने आप को बता सके कि हम किस स्टेज में हैं, हम कहां हैं, बौद्धिक दृष्टि से कहां है, आर्थिक दृष्टि से कहां है, सामरिक दृष्टि से कहां है, सामाजिक दृष्टि से कहां है। और आर्थिक क्षेत्र उसमें पड़ा है इस दृष्टि से, क्योंकि हर कोई उससे जुड़ा हुआ रहता है। और इसलिए आज का यह कार्यक्रम, वैसे आप सब ने, हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जी का अभी, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना मजबूत है कि मुझे बहुत अधिक बताने की अब आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप उससे ज़्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं। लेकिन यह जो हमारी आगे के लक्ष्य है, उस लक्ष्य के आधार पर हम अपने परिवेश में क्या कर सकते हैं, इस बारे में ज़्यादा हमारी भूमिका कैसे हो, इसलिए साझा करते हैं। कई बार हम सब महसूस करते हैं ये तो सरकारों का काम है, सरकार करेगा, ये ऐसे करेगा, वैसे करे, जैसे करे। कई बार हम थोड़ी सी तारीफ करके अपने समय को पार कर देते हैं और कभी हम आलोचना करके पार कर। लेकिन इस समय देश के प्रधानमंत्री ने कई क्षेत्रों में इस रूप में अपने को भी प्रतिबद्धता के साथ और देश के जनता को भी प्रतिबद्धता के साथ जोड़ा है। जागरूकता का नया आयाम आज देश के सामने प्रस्तुत हुआ है और उस दृष्टि से आज हम सब काम भी कर रहे हैं। ये समय, ये कालखंड के जो अनुभव है, ये शायद दूसरे पीढ़ी को बहुत बाद मिलेगा। कोविड-19 का जो ये पेंडेमिक है, हमारे कालखंड में देखने को मिला, क्योंकि इसके पहले 100 साल पहले लोगों को देखने को मिला था। और 100 साल पहले यानी 1918-19 के बीच में ये इस तरह के संकट दुनिया में फैली थी। अब 2019-20 में यानी 100 साल बाद हमें देखने को मिल रही है। यह हम एक तरीके से साक्षी भी है और इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि 100 साल पहले मेडिकल की क्या हालत थी और 100 साल पहले इस तरह के बीमारी में कितने लोग मारे गए होंगे और किस तरीके से मारे गए, यह आपको सेकेंड वेव का थोड़ा सा झटका से महसूस हुआ। अब हमें बहुत सारे लोग, हम भी, आप भी, सब लोग सोचते हैं कि ना अब मास्क उतना जरूरी नहीं है जितना पहले था। लेकिन इसके बुनियाद, इसके ढांचागत कार्यक्रम और उन देशों के श्रृंखला में भारत खड़ा हुआ कि आज हम अपने बौद्धिक क्षमता को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके। मेडिकल सेक्टर में यह बात सही है कि दवा की मैन्युफैक्चरिंग में भारत पहले से ही बहुत अच्छी अवस्था में था, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन में इस तरह का इनोवेशन का कार्य मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि 131 करोड़ के देश में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम खुद का रास्ता ढूंढ सकते हैं। यह क्षमता भारतवासी में है।
जिस समय में कोरोना का वेव आया नहीं था, उस तरीके से चर्चा हो रही थी दुनिया में, उस समय से देश के प्रधानमंत्री ने इसका इलाज, भविष्य में प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होंगे ताकि इसको रोकने में हम कामयाब हों, और इस तरह की चीजें एक चैलेंज के रूप में देखते हुए हमें सॉल्यूशन में लेकर के आना, सॉल्यूशन मोड में लेके। उस समय बहुत सारे लोगों को लगता था। एक अनुभव हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने साझा किया, और हम सब उससे, जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बताते हैं कि जब एक समय में चेचक फैला था तो चेचक का इंजेक्शन आने में, टीका आने में कितना समय लगा था। चेचक फैल चुका था, उसके 12 साल बाद वो मेडिसिन इंडिया में इंपोर्ट होकर के आया, क्योंकि उस समय हमारे पास इस तरह की सोच भी नहीं थी और इस तरह की चीजों पर हमारा बहुत ज्यादा कार्य भी नहीं, हमने उतना उत्साहित नहीं किया। बाकी कई क्षेत्रों में हमारी प्रगति हुई है, लेकिन हम इंतजार, भरोसे में रहे, और 12 साल बाद हमारी टीकाकरण शुरू हुई बीमारी फैलने के बाद। लेकिन इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए हमेशा कार्य करना चाहिए कि शुरू में जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि हम कामयाब हो गए, हमने अपना वैक्सीन बना लिया है और अब सबको टीकाकरण होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया, कई तरह से आलोचना किया, ये हो नहीं सकता, इतने कम समय, इसमें ट्रायल नहीं हुआ, इसमें यह नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा कोशिश किया गया कि वो टीका ना ले। इन द मीन टाइम सेकेंड वेव का हमला हुआ, और उसके बाद आप हम सब अनुभवी हैं कि किस तरीके से उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कम समय में जिस तरीके से हुआ वो बड़ा नुकसान हुआ। जिन लोगों ने डबल डोज लिया था या डोज लिया था उसको आंशिक प्रभाव पड़ा, जिन लोगों ने नहीं लिया था उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। लेकिन उस वेव के बाद जब डबल डोज लिया और थर्ड वेव आया, तो आज आपके सामने उसका उदाहरण है कि अब लोग सोचता है कि ना हो तो गया है, लेकिन हमको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। बात सही है कि नहीं है? अब हम घर में ही ठीक हो जाएंगे, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है कोई। इसलिए कि वो जो डबल डोज का प्रभाव है वो आपके शरीर में ढाल की तरह काम किया, और यह ढाल उपलब्ध कराने का काम इस देश के वैज्ञानिकों ने, जिसका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी ने इस सरकार में करते हुए यह सुनिश्चित किया कि देश सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। ऐसे चुनौतियों का मुकाबला करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है।